नमस्कार दोस्तों, एक और अंक में स्वागत है आपका। आज हमने हिमाचल प्रदेश की जो दो सीरीज बनाई है कांगड़ा और मंडी की, उसको मैंने रोक दिया है। उसको कल लेकर आऊँगा या आज रात को कोशिश करूँगा उसको बनाने की वीडियो। लेकिन आज हम बिहार की राजनीति पे बात करने के लिए आए हैं। बिहार की राजनीति इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार में जो हो रहा है और जो विपक्ष दिख रही है या दिख रहा है या फिर नगण्य हो गया है यानी खत्म हो गया है, इस पे गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि 2024 के लिए जो राजनीति तैयार की जा रही है, बीजेपी 144 और सीटों पे दावेदारी अपनी कर रही है, यानी कि संगठन में बदलाव करके एक उस 144 सीटों पे अपने आप को विस्तार दे रही है जिसपे वो पिछली बार दूसरे नंबर पे थी या हार गई थी। बिहार में 17 सीटें बीजेपी के पास हैं अभी तत्काल लोकसभा की। और आज हम बिहार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में विपक्ष की भूमिका जो बीजेपी को दिखानी चाहिए थी वो कोई और दिखा रहा है, यानी कि उस जगह पे कोई और है। वो इंसान है जिसको आज से 1 साल पहले या 6 महीने पहले तक बिहार में नेता एज ए पॉलिटिशियन कोई नहीं जानता था। एज ए पॉलिटिशियन कोई नहीं जानता था, एक राजनीतिकार के रूप में जाना जाता था उनको। पर्दे के पीछे से रहकर वो अपना काम करते थे और उनका काम जो है देखने में बना। 2012 का गुजरात इलेक्शन बीजेपी के साथ हो उनका, 2014 का लोकसभा इलेक्शन मोदी को प्रोजेक्ट करना और उनका बीजेपी को जिताना, या फिर उसके बाद 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस को पंजाब में जिताना हो, या फिर दो भाइयों की जोड़ी यानी कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी को एक साथ लाकर गठबंधन कराना हो, और फिर 2020 में दिल्ली में उनको अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को लगातार सरकार रिपीट कराना और 60+ की अचीवमेंट लगातार दूसरी बार हासिल कराना हो। इस सब के पीछे उसी इंसान का नाम और काम है। तमिलनाडु में डीएमके हो या फिर आप चले जाइए टीएमसी बंगाल में, तो वो इंसान पर्दे के पीछे से काम करता है और नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर एक जन स्वराज रैली कर रहे हैं, चंपारण से उन्होंने शुरुआत की थी। और मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि विपक्ष जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। आप इसका सीधा साधा उदाहरण देख लीजिए बिहार में। जैसे देश के संदर्भ में यह कहा जाता है कि विपक्ष नहीं है, जिसके कारण मोदी जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, और एक विपक्ष की कमी के कारण, एक मजबूत विपक्ष नहीं होने के कारण देश में मोदी जी को 2024 में भी कोई टक्कर देने की हालात में नहीं है। ठीक वैसे ही बिहार में है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप उस पर गंभीरता से विषय कीजिएगा। एक तेजस्वी यादव थे, आरजेडी के तेजस्वी यादव, जो एक लग रहे थे कि उभर रहे हैं, और उसका उदाहरण आपने 2020 के चुनाव में देखा। उन्होंने कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था। बस चंद सीटों का, यानी कि बोले तो 8 से 9 सीटों का फर्क रह गया, वरना आज मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव बिहार में 2 साल अपने पूरे करने वाले होते। लेकिन बिहार में जो नीतीश कुमार और बीजेपी की गठबंधन थी वो टूट गई और तेजस्वी यादव के साथ वो चले गए, और तेजस्वी यादव अब वेटिंग में रह गए हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की दावेदारी नीतीश कुमार की है, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ साफ इनकार कर दिया है इससे। तो इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कि बीजेपी का संगठन क्या कर रहा है बिहार में। तो बिहार में बीजेपी का संगठन खत्म है। 17 साल नीतीश कुमार ने अभी तक, उनकी पार्टी जदयू ने बिहार में सरकार चलाई है, उसमें से 13 साल बिहार में बीजेपी भी साथ थी। 2013 से लेकर जुलाई 2017 के बीच में उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था, जिसमें 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी, जिसमें 2 साल आरजेडी के साथ थे वो। तो आज जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिहार में बड़बोले नेताओं की क्या कमी है बीजेपी के पास? बिल्कुल कमी नहीं है। लेकिन कार्यकर्ताओं का ध्यान कौन रखेगा, ये बीजेपी के नेताओं को पता नहीं है। कुर्सी पे बैठ के 14 साल तक कुर्सी पे बैठ के मलाई खाने वाले नेताओं की लंबी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, तो उसमें बीजेपी के 1-2 नहीं, कम से कम 50 ऐसे नेताओं के नाम निकलेंगे जो मलाई खाए हुए हैं 13 साल बैठकर बिहार में। और कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने की बात की जाए तो 0 है। क्या बीजेपी आलाकमान को, अपने नेताओं को यह बात का, इस बात से अवगत करानी चाहिए कि अब आगे चलकर हम नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करेंगे?
क्या बीजेपी को इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि नीतीश कुमार जो बार बार किसी को धोखा दे रहे हैं, पार्टी से गठबंधन तोड़कर किसी और के पास जा रहे हैं, क्या आगे चलकर वो फिर से बीजेपी में आएंगे? इस बात का इंतजार कर रही है बीजेपी बिहार की। बिहार बीजेपी के पास क्या है खोने के लिए और क्या है पाने के लिए? आप अपनी असलियत 2015 के चुनाव में देख चुके थे, जब एक ऐसा समय था जब मोदी जी की हाई जो थी बहुत ऊपर थी, उनकी रैली के थ्रू कहे या फिर उनकी कार्यकर्ताओं में जोश था, क्योंकि मात्र 1 साल बाद ही चुनाव थे हुए थे। तब आप 53 सीटों पे अटक गए थे। आज नीतीश कुमार के साथ थे तो आप 77 सीटें जीत कर आए, 73 सीटें। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से वापस आएंगे और फिर से आपको कुर्सी मिलेगी और फिर से मलाई खाने के लिए मिलेंगे? इसलिए आप इंतजार कर रहे हैं? आपके पास है क्या खोने के लिए और क्या पाने के लिए? बिहार बीजेपी के नेता सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे और फिर उसके बाद नीतीश कुमार हमारे पास चले आएंगे वापस, और फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और हम फिर से मलाई खाने बैठ जाएंगे। दूसरी बात है, विपक्ष पूरी तरीके से गायब हो गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। क्यों इसलिए बात करेंगे क्योंकि जो मुद्दे प्रशांत किशोर उठा रहे हैं वो बीजेपी को उठानी चाहिए थे। बीजेपी ने क्या किया है? विपक्ष में विधानसभा में नेता बनाया है विजय सिन्हा को, जो भूमियार समाज से आते हैं, और जो सम्राट चौधरी को विधान परिषद में नेता बनाया है वो भी एक बड़े कोई समाज से, कुशवाहा समाज से आते हैं। और मुंगेर खगड़िया जो एरिया है उस जिले में इनका बड़ा प्रभाव है। इनके पिताजी बड़े नेता हुआ करते थे, लगातार 7-8 बार से जीते हुए हैं, सांसद रहे हुए हैं खगड़िया से एक, और उनकी माता जी पार्वती जी देवी जो जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया, वो भी विधायक रह चुकी हैं। तो सम्राट चौधरी एक ऐसा युवा चेहरा जो विपक्ष में विधान परिषद का नेता है, उनको बीजेपी ने बनाया है। लेकिन बीजेपी आगे क्या की उसके बाद? कुछ नहीं। बालू माफियाओं ने लगातार लोगों को गोली मार रही है। कार्तिकेय सिंह इस्तीफा तो दे देते हैं मंत्री पद से, लेकिन बाहर घूम रहे हैं। वो मोकामा के जो विधायक उपचुनाव होने वाले हैं उसके लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनके ऊपर हाथ नहीं डाल रही और बीजेपी चुप है। किस डर से चुप है ये आज तक पता नहीं लग रहा है। बीजेपी की संगठन पूरे भारत में सबसे मजबूत बताई जाती है। क्या बिहार में वो संगठन जिंदा है? क्योंकि आपने 14 साल 13 साल सत्ता में रहकर मलाई खाई है। नहीं पता है विपक्ष कहाँ है, गायब है विपक्ष, पूरी तरीके से गायब है। क्योंकि बीजेपी ये इंतजार कर रही है कि ईडी और सीबीआई वाले आएंगे, छापा मारेंगे, तेजस्वी यादव लैंड वाला जो स्कैम है उसमें जेल जाएंगे, और फिर उसके बाद नीतीश कुमार वापस आएंगे और फिर हम मलाई खाएंगे। और वो मलाई जो कुछ नेताओं के बीच में मिलकर हजम कर जाएंगे। ये बीजेपी इंतजार कर रही है इसी का। जो सच्चाई है उससे अवगत कराना जरूरी है, हर किसी को होना भी चाहिए इस बात से अवगत। तीसरी बात है जो मुद्दे बीजेपी को उठानी चाहिए वो मुद्दे तेजस्वी यादव के खिलाफ कौन उठा रहे हैं? प्रशांत किशोर का एक बयान सुनिएगा आप कि 9वीं क्लास का बच्चा या 9वीं पास या फेल जो बंदा है आज एक चपरासी का नौकरी भी बिहार में नहीं कर सकता है, जबकि एक बंदा उप मुख्यमंत्री बन गया है। क्या यह बात सही नहीं है? क्या यह बात आज तक किसी बीजेपी के नेता ने बोला? क्या इसके खिलाफ आवाज उठाई? क्या रैली किया? क्या जनताओं के बीच में जाकर पहुंच बनाई? नहीं बनाई, कुछ नहीं किया उन्होंने। वो तो मलाई जो खत्म हो गई है ना सत्ता से गिरने के बाद, तो उस मलाई को कैसे एडजस्ट किया जाए इसके चक्कर में है बीजेपी के नेता लोग। उसके दुख में पड़े हुए हैं कि 13 साल जो बीच का 4 साल निकाल दिया जाए तो पहले के जो 2005 से लेकर 2013 तक, फिर जो 17 से लेकर 22 लास्ट तक जो वो इस एरिया जो था ना उसका मलाई कैसे हजम हुआ है उसकी चिंता बीजेपी को पड़ी हुई है। इस पर गंभीर मुद्रा में डिस्कशन होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा का विषय है ये। बीजेपी आज किस जगह पे खड़ी है? आरजेडी अभी बेरोजगार रैली निकाली हुई थी जब 2 अगस्त में जब सरकार बदली, उस टाइम वो बेरोजगार रैली कर रहे थे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों मिलकर। फिर उन्होंने उसको स्थगित कर दिया। जिन शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, जिन शिक्षकों को केके सिंह ने बेदर्दी से मारा, खून निकल रहा है, झंडे का अपमान हुआ, क्या बीजेपी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई? सड़क पर उतरा?
आप बोलते हैं कि विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष खत्म है इसलिए देश में इकलौता नेता प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हैं। बिहार में विपक्ष खत्म है इसलिए 17 साल से लगातार नीतीश कुमार कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और उसकी देन भी आप ही लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं। जातिगत समाजवाद के नाम पर बिहार में बीजेपी या फिर आरजेडी हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो, तीनों पार्टियों ने समाजवाद के नाम पर बिहार को बेच दिया है पूरी तरीके से। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इसका आप उदाहरण देखिए। समाजवाद के नाम पर इन्होंने कैसे कैसे जातियों का खेल खेला है। जातियों का खेल हो रहा है बिहार में, विकास के नाम पर जाति है। और राज्य में आप जाइएगा तो विकास के नाम पर कुछ चीजों देखने को मिल जाएंगी, तो बिहार में अगर देखने को मिलेगी तो जाति है। तो क्या तो मैं राजपूत हूं, तो क्या तो मैं तो भूमियार हूं, तो क्या तो मैं तो जादव जी हूं, मेरी सरकार चल रही है, तो क्या तो मैं तो पटेल हूं, क्या तो मेरे जात के नीतीश कुमार हैं, तो आप कौन? तो मैं तो कुशवाहा जी हूं, हमारे एक ही देवता है। तो ये बिहार में राजनीति चल रही है, इसकी सच्चाई है। तो क्या तो मेरे 16% वोट जो हैं मुस्लिम वोट बैंक, वो मेरे लिए फिक्स हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। कौन है वो लोग, पहचानिए। क्या जो पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों का जो राजनीति हुआ उनका विकास हुआ है? चर्चा कीजिएगा इस बारे में वीडियो देखने के बाद, लेकिन वीडियो जरूर देखिएगा पूरा, क्योंकि ये एक ऐसी जो पॉइंट है ना, इस पे बिल्कुल अच्छे से देखना चाहिए। बड़ी जातियों वालों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए थे, इसलिए अब हम एकजुट हो गए हैं। गौर कीजिएगा, दूसरी पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। बड़े जातियों वाली ने आपके ऊपर अत्याचार किए थे। क्या आपकी जातियों की सरकार, आपकी पिछड़ों अति पिछड़ों की सरकार बन गई, क्या आपको कुछ फायदा होगा उससे? कि सिर्फ आपको जातियों के नाम पर लड़ाकर आपका फायदा उठाया जा रहा है कुछ चंद परिवार और चंद लोगों के लिए? बिहार में राजनीति ऐसे ही हो रही है। खैर उस पर हम नहीं आते हैं, अभी हम लोग बिहार के उस पर बात कर रहे हैं। तो बात करेंगे नीतीश कुमार सर्व सम्मान नेता क्यों है बिहार में, इस बारे में हम कर रहे थे, क्योंकि विपक्ष खत्म है। और नीतीश कुमार को मैं सर्व सम्मान नेता इसलिए मानने के लिए तैयार हूं क्योंकि नीतीश कुमार के सामने कोई नेता ही नहीं है जो खड़ा हो जाए और कह सके। बीजेपी ने क्या किया, जो आगे बढ़ता है उनका पद काट देते हैं, फिर वो नीचे जमीन पे आग गिर जाता है, फिर जब कुछ होता नहीं है तो फड़फड़ाने लगते हैं। लेकिन बिहार में तो वो भी नहीं हो रहा है। आपने जिनको 10 साल तक उप मुख्यमंत्री बनाकर रखा, 10-11 साल तक, उन्होंने क्या किया है? आपने जिन 2 मुख्यमंत्रियों को बनाया, मैं बात कर रहा हूं माननीय तारकेश्वर प्रसाद जी और माननीय रेणु देवी जी के बारे में, क्या वो सर्वसम्मान जनता के बीच में नेता हैं? वो बीजेपी अभी भी इसी भविष्य में बैठी हुई है कि उनको तेजस्वी यादव जेल जाएंगे और फिर उसके बाद उनका फिर से नीतीश कुमार में वापस आ जाएंगे और नीतीश कुमार फिर उनके साथ मिल जाएंगे और फिर हम सरकार बना लेंगे। बीजेपी आलाकमान को सबसे पहले यह कहने की जरूरत है कि मैं या फिर बीजेपी आगे से कभी भी नीतीश कुमार के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। सबसे जरूरी चीज है ये कहना बीजेपी के लिए। अगर बीजेपी अपने स्टैंड पर क्लियर रहती है और ये बात अगर पूरी तरीके से करती है तो फिर आगे चलकर कार्यकर्ताओं में एक जोश आएगा कि हां अब इनको ऐसा करना है हमें। लेकिन बीजेपी के नेता अभी भी, जो हाईकमान को छोड़ दिया जाए, जो यहां के नेता है, वो अभी भी बिहार में यही सोच रहे हैं कि उनको नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को जेल भेज दिया जाएगा और फिर आ जाएंगे नीतीश कुमार वापस। क्या तेजस्वी यादव ने यह सोचकर अपनी राजनीति चालू की थी? कि क्या तेजस्वी यादव बेरोजगार रैली के पहले ये सोचे हुए थे? बिल्कुल नहीं। जो सच्चाई है वो ये है, तेजस्वी यादव के सामने सिर्फ ये दिख रहा था कि मुझे नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव में कैसे हराना है। सरकार में आने के बाद उनका स्टैंड जो भी क्लियर हो, शिक्षक वाले मुद्दे पर हो या फिर बेरोजगारी वाले मुद्दे पे हो, जो भी हो, वो तो अलग बात है। लेकिन तत्काल मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं
क्लियर थे वो। लेकिन बीजेपी के पास क्या क्लियर है? कुछ लोग बोलेंगे अभी हनीमून पीरियड चल रही है। भैया, राजनीति में हनीमून पीरियड नहीं होता है, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। हमारी जितनी सोच है उसके अनुसार बता रहे हैं, शायद सोच कम होगी, लेकिन जो सच्चाई है ये है। आज जो हनीमून पीरियड वाले राजनीति करते हैं उनकी स्थिति देखिए कि 723 किलोमीटर चलकर 1 महीने का भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और बोल रहे हैं 1 महीने भारत जोड़ो यात्रा, बारिश में भीज कर फोटो खिंचवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कितने बड़े नेता हो गए हम। तो ये स्थिति है बिहार में बीजेपी की। और मैं, जो लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि बीजेपी 25 सीट आ जाएगी, 30 सीट आ जाएगी 2024 में, तो मैं साफ साफ शब्दों में ये बोल रहा हूं ना कि बिहार में 30 सीट और 25 सीट की आप उम्मीद ना करें। क्योंकि जो अभी बीजेपी का रवैया है जमीन पे, अभी 2 चुनाव होने वाले हैं ना, 2 उपचुनाव, मोकामा में और गोपालगंज में, उसमें पता लगेगी कि किसकी क्या हालात है अभी तत्काल राजनीति में बिहार के। क्योंकि अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चले गए हैं। तेजस्वी यादव का एक वोट बैंक जो है वो सटीक है, उनके पास अपना वोट बैंक है। कुछ लोग उदाहरण देते हैं उत्तर प्रदेश का कि मायावती जी और अखिलेश यादव मिल गए, एकजुट हो गए तो राजनीति बदल गई, वैसे ही यहाँ बदल जाएगी। भैया, बदलना रहता तो वहाँ बदल गई होती, बदली क्या? नहीं ना बदली। लेकिन बिहार की राजनीति कुछ अलग है। यहाँ वो 2 जो वोट बैंक जो इंपैक्ट होने वाले हैं वो ज्यादा मात्रा में है, और उसमें से तोड़ना किसी भी पार्टी के लिए बिहार में अभी मुश्किल है। प्रशांत किशोर जो रैली कर रहे हैं उसका इंपैक्ट क्या होगा भविष्य में पता लगेगा, समय बताएगी क्या स्थिति होने वाली है। लेकिन तत्काल जो अभी हालात हैं, इस हालात में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी के समय में बीजेपी आलाकमान को सबसे पहले क्लियर कर देनी चाहिए कि उनके नेता किस भरोसे पे बैठे हुए हैं कि उनको आना है नीतीश कुमार के साथ, इसलिए वो बैठे हुए हैं, या फिर अपना संगठन पर ध्यान देंगे, अपने सरकार बनाने की दिशा में काम करेंगे कि 2025 का चुनाव फिर 2015 की तरह उनको लड़ना है। कब तक मोदी के सहारे बैठेंगे, ये एक सवाल है। और विपक्ष कहां है, इस बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या मैंने जो बात आपको बोला उसमें गलत है क्या। भविष्य में बीजेपी की क्या हालत होगी उस पर हम चर्चा किए हैं, जो उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा मेरी बताने की, और आपको क्या लगता है बिहार का भविष्य, ये इस पर जरूर एक कमेंट, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि बिहार की राजनीति में मेरी नजरों में विपक्ष नहीं है अभी। प्रशांत किशोर की जो रैली हो रही है, जो उनका व्यक्तित्व जा रहा है जनता के पास, मुद्दा जो बीजेपी को उठानी चाहिए वो उठा रहे हैं। तो ये एक चीजें हैं, जरूर ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, अगले अंक में फिर मिलेंगे। शिमला को लेकर, शिमला में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, कांग्रेस का मजबूत गढ़ है शिमला। क्या स्थिति है 2022 के चुनाव से पहले, क्योंकि 10-12 दिनों के अंदर हम चुनाव की घोषणा होने वाली है हिमाचल की, तो इस बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, तब तक अगले अंक में फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद।